मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडी के बारे में। आज का जो मॉक टेस्ट है बच्चों वो ईवीएस स्पेशल होगा और इस टेस्ट का ये 17वां अध्याय है। सभी बच्चों को बड़े ध्यान से आज की जो क्लास है उसको अटेंड करना है। इस क्लास के अंदर बच्चों 25 क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं किया गया है, बल्कि कल के कुछ क्वेश्चंस आपके बैलेंस है, नियर अबाउट 5 से 10 क्वेश्चन है। तो लगभग आई होप दैट आज की जो क्लास है वो लगभग 35 क्वेश्चन के ऊपर होने वाली है। ठीक है, मैं सचिन गौड़ आपका अध्यापक, आपका मार्गदर्शक, आप सभी से ये हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और डेली रात्रि 9 बजे लाइव अवश्य आएँ। हमारी जो लाइव क्लास है बच्चों वो डेली 9 बजे चलाई जाती है। कोई भी बच्चा उस क्लास को मिस नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल क्लास आप लोगों के लिए होने वाली है। बाकी टीचर कितनी मेहनत करता है लेक्चर को बनाने में और पढ़ाने में, उसके लिए बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप कभी किसी कंप्यूटर पर टाइपिंग का कार्य करोगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि एक पेज को डिजाइन करने में टीचर का लगभग कितना समय जाता है। तो आप सब मेरी मेहनत को भी समझिएगा और अपने फ्यूचर को भी समझिएगा। तो इसलिए बच्चों डेली आपको एक कंप्लीट क्लास जो है 9 बजे से अटेंड करनी है। आज की क्लास लगभग आपकी 1 घंटे की चलने वाली है, तो सभी बच्चे अंत तक वीडियो के साथ बने रहेंगे। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। पहला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। पुनर्जीवित न होने वाली ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? इस लाइन का मतलब बच्चों ये है, यदि हम किसी एनर्जी को नष्ट कर देते हैं तो उसका हम दोबारा से रीयूज नहीं कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा है वो बार बार आपकी रीयूज हो सकती है, लेकिन एक ऐसी ऊर्जा जिसको हम एक बार नष्ट करने के बाद दोबारा मतलब क्रिएट नहीं कर सकते, तो वो ऊर्जा आपकी कौन सी होती है बच्चों? एक है आपका जीवाश्म ईंधन, एक है सौर ऊर्जा, एक आपकी पवन ऊर्जा, एक आपको दिया गया ए व ब दोनों, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों। चलिए, आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन का मीन थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, उसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं राइट विकल्प की। जो बच्चे चैनल पर अभी अभी आए हैं उन सभी बच्चों को जय हिंद लिखकर अपनी अटेंडेंस सबमिट करानी है। आफ्टर दैट सभी बच्चों को लाइव चैट बॉक्स के अंदर जाना है और अपने आंसर सबमिट कराने हैं। ये जो क्लास है ये आपकी लाइव क्लास है, लेकिन अगर आप लाइव क्लास मिस करते हो तो आप बच्चों अगले दिन जाकर हमारे YouTube चैनल का जो होम पेज है उसमें वीडियो वाले सेक्शन के अंदर जाकर आप पीछे के जितने भी आपके 16 लेक्चर छूटे हुए हैं उन सभी को आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आंसर की। तो बच्चों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है। अगर हम बात करते हैं पुनर्जीवित न होने वाली ऊर्जा, वो कौन सी होती है बच्चों? जो जीवाश्म ईंधन से आपको प्राप्त होती है। जीवाश्म ईंधन से हम लोगों को ऑयल प्राप्त होता है और वो ऑयल हमें पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन की फॉर्म में प्राप्त होता है। ये तीनों ही ऑयल जो हम लोगों को प्राप्त होते हैं ये सभी के सभी जीवाश्म ईंधन है और इनको एक बार नष्ट करने के बाद हम दोबारा किसी भी फॉर्म में रीयूज नहीं कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में भी हम लोग। निम्न गैसों में से कौन ताजमहल को चुपचाप खा रहा है? एक ऐसा कौन सा गैस है जो धीरे धीरे हमारा जो ताजमहल है यूनेस्को की विश्व धरोहर भी है और भारत की भी धरोहर है और बहुत अच्छी एक इमारत बनाई गई थी शाहजहां के द्वारा, तो उसको नष्ट करने वाले जो केमिकल है वो कौन सा है? एक आपको दिया गया है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या इसको खा रही है? एक आपको दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड, एक गैस आपको दी गई सल्फर डाइऑक्साइड, एक बच्चों दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा और दमदार क्वेश्चन है। सभी बच्चों को 3 से 4 सेकंड के अंदर आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, सभी को आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए बच्चों, आई थिंक आपका जो समय है वो कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग बात कर लेते हैं सही विकल्प के बारे में। बच्चों यहाँ पर ए आपका पूर्ण रूप से गलत है। ऑक्सीजन किसी भी प्रकार से पत्थर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। ऑक्सीजन आयरन को नुकसान पहुंचाती है, यानी कि सरिया, लोहे, इनको जो है गलाने का कार्य करती है, लेकिन ये ताजमहल को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है। न ही CO2 किसी प्रकार की कोई हानि ताजमहल को पहुंचा सकती है। तो बच्चों एक आपका डी भी यहाँ गलत है। अगर हम बात करते हैं तो सी विकल्प आपका ठीक है। SO2 एक ऐसी गैस है जो ताजमहल को चुपचाप हानि पहुंचा रही है। अब बच्चों बात कर लेते हैं कि SO2 क्रिएट कैसे होती है। जब हम लोग
प्रदूषण फैलाते हैं, स्पेशली वायु प्रदूषण, कार्बन वाला प्रदूषण, तो आसमान में ऊपर की तरफ कार्बन इकट्ठा हो जाता है और जैसे ही साल की पहली बारिश होती है तो उस बारिश को हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा बोलते हैं। तो वो अम्लीय वर्षा हमेशा SO2 से भरी होती है और SO2 उस ताजमहल के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से उस ताजमहल का जो रंग है वो धीरे धीरे पीला हो रहा है और बिल्डिंग को नुकसान पहुंच रहा है। आई होप दैट आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। और आगरा के अंदर जो आपकी अम्लीय वर्षा है उसका परसेंटेज अन्य जिलों की तुलना में अधिक है। उसका कारण ये है, मथुरा के अंदर हमारी एक रिफाइनरी है, तो उसकी वजह से भी SO2 का जो उत्सर्जन है वो ज़्यादा होता है। तो आप खुद समझ सकते हो, तो उन स्थानों पर जहाँ पर रिफाइनरी लगाई गई है पेट्रोल डीजल को फिल्टर करने के लिए, वहाँ पर अम्लीय वर्षा का परसेंटेज भी कुछ ज़्यादा रहा होगा अन्य स्थानों की तुलना में। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ लेते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। धुएं के समान जो कुहासा होता है, जिसको हम लोग कोहरा भी बोलते हैं, तो वो क्या कहलाता है? एक आपको दिया है फॉग मॉस, एक दिया गया स्मॉग, एक आपको दिया गया स्मोकिंग फॉग, एक आपको दिया गया पेरिस ड्यू। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। धुएं के समान जो कुहासा होता है, जिसको हम लोग आम भाषा में कोहरा भी बोलते हैं, धुंध भी बोलते हैं, तो बच्चों उसको साइंस की भाषा में क्या कहा जाता है? चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बच्चों सही विकल्प की। तो आपका ए विकल्प यहाँ पर बच्चों गलत है, आपका सी भी गलत है, डी भी गलत है। धुएं के समान जो कुहासा होता है बच्चों, उसको क्या कहा जाता है? स्मोक कहा जाता है। आप सभी को ये ध्यान रख लेना है। ज्योग्राफी और EVS दोनों के ही अंदर ये काफ़ी डिमांडेड क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। चौथा क्वेश्चन बच्चों आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। तो सभी बच्चों को करना क्या है? क्वेश्चन को तेजी के साथ पढ़ना है और आप अपने आंसर सभी को तेजी के साथ सबमिट कराने हैं। कोई भी बच्चा बहुत ज़्यादा विलंब नहीं करेगा। चलिए, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है, ये आप लोगों को बताना है। जो ग्रीन हाउस गैस होती है बच्चों, ग्रीन हाउस गैस अगर मैं बताऊं, एक ऐसी गैस जो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करती हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस बोलते हैं। जैसे CFC, CO2, ये सभी आपकी कौन सी कैटेगरी में आने वाली गैस है? ग्रीन हाउस गैसों की कैटेगरी में आने वाली है। तो इनके उत्सर्जन के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार के देश जिम्मेदार है? एक आपको दिया गया बच्चों गरीब देश, एक आपको दिया गया अमीर, एक आपको दिया गया विकासशील, एक फिर दिया गया ए व ब दोनों। चलिए तेजी के साथ सभी लोगों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। ग्रीन हाउस गैसों के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। बात कर लेते हैं बच्चों सही विकल्प के बारे में हम लोग। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों, ग्रीन हाउस गैस किन स्थानों पर उत्सर्जित होती होगी? प्रत्येक ऐसे कंट्री से इसका उत्सर्जन होता होगा जहां पर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा हो, ऐसे स्थान जहां पर औद्योगिकरण बढ़ रहा हो, ऐसे प्रत्येक स्थान पर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन अवश्य होगा। ऐसी कंट्री जहां पर जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल अधिक हो रहा हो, वहां भी होगा। तो मैं ये कह सकता हूं बच्चों, गरीब देश भी कुछ ना कुछ मात्रा में औद्योगिकरण में विकास करते हैं, तो ये भी सही है आपका। अमीर देश तो बच्चों देखना AC से भी उत्सर्जन होता होगा, जीवाश्म ईंधन का भी प्रयोग किया जाता होगा और बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो अमीर देशों के अंदर तो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होना ही है और साथ ही साथ विकासशील देशों से भी उत्सर्जन होना है। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों A, B, C तीनों आपके ठीक है। तो ऐसा कोई भी विकल्प आपका नहीं दिया गया था, बस आपको ये ध्यान रखना है A भी आपका ठीक है, B भी ठीक है और C, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। वो एक अलग बात है कि क्वेश्चन को डिजाइन करने में थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको आपको नेगलेक्ट कर देना है। बस आपको ये ध्यान रखना है, ग्रीन हाउस गैसों के लिए पूरी दुनिया जिम्मेदार है, क्योंकि पूरी दुनिया में औद्योगिकरण तेजी से बढ़ रहा है, वनों का परसेंटेज तेजी के साथ घट रहा है और साथ ही साथ AC, फ्रीज, इन सभी चीजों का इस्तेमाल हम लोग तेजी से कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी देश नहीं है पृथ्वी पर जहां से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ना हो रहा हो। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। ओजोन परत के संरक्षण तथा ओजोन छिद्र के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी में वृद्धि हुई है? अगर हम मोटी मोटी सी बात करते हैं, जो ओजोन की परत है उसको ग्रीन हाउस गैसों की वजह से उसकी जो मोटाई है उसमें कमी आ रही है। साथ ही साथ कुछ स्थान ऐसे हैं
अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड की तरफ यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पर ओजोन परत में थोड़े छोटे छोटे से छिद्र भी हो गए हैं, जिसकी वजह से कौन सी बीमारी में पृथ्वी पर वृद्धि हुई है तेजी के साथ। एक आपको दिया गया त्वचा कैंसर यानी कि स्किन कैंसर, एक आपको दिया गया ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम टीबी बोलते हैं शॉर्ट में, एक आपको दिया गया मलेरिया, एक आपको दिया गया एड्स। आपको 4 बीमारी दी गई है। ओजोन परत से छिद्र होने के कारण कौन सी बीमारी पृथ्वी पर बढ़ी है, ये आप लोगों को यहां पर सबमिट कराना है। चलिए अरे भाई सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने, बहुत ज्यादा टाइम आप लोग नहीं लोगे तो हम बात कर लेते हैं। देखिएगा बच्चों, ओजोन परत में यदि छिद्र हो जाता है तो उसका एक रेयर सा इफेक्ट पृथ्वी पर क्या पड़ता है। सबसे पहले जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, वो हमारी पृथ्वी पर एंट्री करती हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी का जो तापमान है वो काफी बढ़ जाएगा और जिन स्थानों पर तापमान ज्यादा होता है वहां पर स्किन की जो बीमारियां हैं उनका परसेंटेज बढ़ जाता है। तो हम इनडायरेक्टली ये बोल सकते हैं, जैसे ही पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों की एंट्री होगी ऐसे ही पृथ्वी पर जो स्किन कैंसर है उनका परसेंटेज तेजी के साथ बढ़ जाएगा। तो आप लोग समझदार हो तो आप समझ सकते हैं कि बी यहाँ पर आपका पूर्ण रूप से गलत है, तो फिर सी भी आपका गलत है और डी भी गलत है। ठीक है, ओजोन परत का कमजोर होना, ओजोन परत में छिद्र का होना, तो इसके कारण पृथ्वी पर कौन सी बीमारी में बच्चों वृद्धि होगी, त्वचा कैंसर में। आई होप दैट आप सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। छठा क्वेश्चन आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है और छठा क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, अनुपस्थित रहता है। ये थोड़ा सा यहाँ पर हमारी टाइपिंग एरर है, इसको हम लोग फिलहाल क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो अनुपस्थित रहता है, इससे पहले का जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर मिस है, तो अभी फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है भाई, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव संबंधित है। जो ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव है वो किस चीज से संबंधित है? घरों में हरे पेड़ों से, एक आपको दिया गया ग्लोबल वार्मिंग से, एक आपको दिया गया घासीय भूमि से, एक दिया गया हरा भरा देश से। तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर यहाँ पर सबमिट कराने हैं। ग्रीन हाउस गैस का जो प्रभाव है वो बच्चों किस चीज से संबंधित है? घरों से संबंधित है, घरों में हरे पेड़ से संबंधित है, ग्लोबल वार्मिंग से है, घासीय भूमि से है, या किसी प्रकार के हरे भरे देश से। तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। आपको नॉर्मली ये बताना है ग्रीन हाउस का संबंध किससे है। चलो बाकी की बातें आप जो है छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर आप डायरेक्टली आंसर को सबमिट कीजिएगा। तो हम बात करते हैं बच्चों सही विकल्प की। ए आपका गलत है, यहाँ पर सी भी आपका गलत है, डी भी गलत है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है पृथ्वी का तापमान बढ़ना, सॉरी ग्रीन हाउस गैस प्रभाव का मतलब है पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, जिसको हम टेक्निकली इन्वायरमेंटल स्टडी के अंदर क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ये आप सभी को ध्यान रख लेना है। चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। पीने के जल में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से फ्लोरोसिस जो बीमारी है वो हो जाती है? देखो इंसान के अंदर एक बीमारी होती है, जब हम किसी पानी को पीते हैं तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा समझ लेना है फ्लोरोसिस, क्योंकि यही आपको आंसर तक लेकर जाएगा। फ्लोरोसिस जो रोग है वो बीमारी है, वो पानी की वजह से होती है। लेकिन पानी के अंदर ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी वृद्धि के कारण ये बीमारी हम लोगों को हो सकती है? एक आपको दिया गया फ्लोराइड, एक आपको दिया गया पारा, एक दिया गया लोहा, एक दिया गया निम्नलिखित में से कोई नहीं। चलिए आपके पास 4 विकल्प है, उसी को आपको यूटिलाइज करना और अपना आंसर सबमिट करा देना है। पीने के पानी में किसकी अधिकता की वजह से फ्लोरोसिस बीमारी हम लोगों को हो सकती है? फ्लोरोसिस जो बीमारी है उसका मुख्य कारण क्या है ये आप लोगों को बताना है। चलिए बात करते हैं सही विकल्प की बच्चों। बी आपका बच्चों यहां पर गलत है, सी भी आपका गलत है, डी अपने आप ही गलत हो जाता है। अब यहां पर हम बात करते हैं फ्लोराइड। फ्लोरोसिस की वजह से फ्लोरोसिस जो बीमारी है वो किसकी वजह से आप लोगों को होने वाली है? यदि पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है। चलिए बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर मिस है, तो हम डायरेक्ट 10 की बात कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की बात। चलो एक बार थोड़ा सा दोबारा से पढ़ते हैं, थोड़ा सा जो है मोमेंटम बिगड़ा हुआ था। अब हम लोग बात कर लेते हैं, या आप एक काम कीजिएगा, आप 2 मिनट का होल्ड दीजिएगा, मैं भी पानी पी लेता हूँ, उसके बाद हम चीज़ों को अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा बच्चों, नदी के जल का बीओडी अधिक है तो इसका अर्थ बच्चों क्या है। अब आप लोगों को पहले बीओडी की फुल फॉर्म यहां पर आपको समझनी होगी। बीओडी की फुल फॉर्म यदि हम बात करते हैं तो बच्चों बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण, ये जो टेस्ट है ये नदियों का एक टेस्ट है। इससे हम उस नदी के अंदर ऑक्सीजन का जो लेवल है उसको नापते हैं। ये आप सभी बच्चे जानते होंगे कि वायुमंडल के अंदर भी ऑक्सीजन होती है और पानी के अंदर भी ऑक्सीजन होती है। किसी पानी की जो शुद्धता है वो किस पर डिपेंड करती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण पर डिपेंड करती है, विशेष रूप से नदियों की। तो बच्चों यहां पर हम बात करते हैं, अगर किसी नदी का बीओडी बढ़ा हुआ है तो उस नदी का पानी कैसा होगा। एक विकल्प है आपके पास स्वच्छ होगा, एक है अत्यधिक प्रदूषित होगा, एक है आपका शैवाल युक्त होगा, एक आपका दिया होगा कि उसके अंदर खनिज जो है वो ज्यादा मात्रा में बढ़े हुए हैं। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर यहां पर सबमिट कराने हैं। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। नदी के जल का बीओडी यदि बढ़ा हुआ है तो बच्चों इस बात का मतलब क्या है। आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। यदि आप बीओडी की फुल फॉर्म तक पहुंच सकते हो तो आप आंसर तक भी पहुंच सकते हो। मैं कल के सेशन में भी बता चुका हूं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण ये नदियों की एक टेस्टिंग है जिसकी सहायता से हम किसी भी नदी के ऑक्सीजन लेवल को मापते हैं। वही ऑक्सीजन लेवल ये डिसाइड करता है कि इसके अंदर जलीय जीव रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। यदि जलीय जीव नहीं रह पाएंगे तो हम बोलते हैं कि नदी का पानी दूषित है, जैसे गंगा। लेकिन यदि उसके पानी का बीओडी बढ़ा हुआ है तो बच्चों तब हम कह सकते हैं कि उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। और ऑक्सीजन की मात्रा जब पानी के अंदर ज्यादा होगी तो हम लोग ये कहेंगे कि वो नदी पूर्ण रूप से आपकी स्वच्छ है। तो आई थिंक आप आंसर तक पहुंच गए होंगे। तो बी आपका गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। बीओडी बढ़े हुए होने का मतलब है पानी का स्वच्छ होना। चलिए बात कर लेते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 की। सीवेज दूषित जल पीने का कारण होता है। यदि हम कोई दूषित जल पीते हैं तो उससे होने वाली जो बीमारियां हैं, किसी सीवरेज का जो पानी है, यदि हम किसी नाले का पानी पी लेते हैं तो उसकी वजह से हम लोगों को कौन सी बीमारी हो सकती है। बच्चों यहाँ पर हम ये भी नहीं कह सकते कि किसी नाले का ही पानी पिएंगे। यदि आप लोग गंदा पानी पीते हो, सड़ा हुआ पानी पीते हो तो उसकी वजह से आपको लीवर की कुछ बीमारियां हो सकती हैं। तो उनमें से ऐसी कौन सी बीमारी है जो यहाँ आपकी बिल्कुल सटीक बैठती है। आपके पास 4 विकल्प है। एक है पेचिस जिसको हम लूज मोशन बोलते हैं, एक है आपका टाइफाइड जिसको हम आंत का बुखार बोलते हैं, एक है डायरिया, ये भी आपका पेचिस का ही एक टाइप है, दस्त की तरह ही है, एक आपको डी दिया गया उपरोक्त सभी। अगर हम कोई दूषित सड़ा हुआ पानी पी लेते हैं तो उसके कारण हम लोगों को लीवर की, पेट की जो बीमारी होती है, निम्नलिखित में से कौन सी आपकी ट्रू है, ये आप लोगों को सबमिट कराना है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो दूषित पानी पीने की वजह से लूज मोशन की समस्या भी हो सकती है, आपको टाइफाइड की भी हो सकती है, डायरिया की भी हो सकती है। ये तीनों ही बात बच्चों आपकी क्या है, ट्रू है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पर आपका जो सही विकल्प होगा क्वेश्चन नंबर 11 का वो डी होगा। दूषित पानी पीने से आपको लूज मोशन की समस्या भी हो सकती है, टाइफाइड फीवर की भी हो सकती है और डायरिया की भी हो सकती है। यानी कि आपकी तीनों ही बात सही है। तो हम लोग कहेंगे उपरोक्त सभी यहाँ पर विकल्प आपका सही है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में भी। ध्वनि की तीव्रता निम्नलिखित में से किस स्केल में मापी जाती है। देखो यहाँ पर हम फिजिक्स तो नहीं पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंटल स्टडी पढ़ रहे हैं, लेकिन इन्वायरमेंटल स्टडी के अंदर भी हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण का पता भी तभी हम लोग लगा पाएंगे जब हम ध्वनि को या उसकी तीव्रता को, उसके साउंड की स्पीड को माप सकते हैं। तो हमको किस फॉर्म में उस चीज को मापते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने का जो मात्रक है वो आपका क्या है। एक आपको दिया गया हर्ट्ज, एक दिया गया है डेसिबल, एक दिया गया है फ्रीक्वेंसी, एक आपको दिया गया है डी, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। हर्ट्ज दिया गया है, डेसिबल दिया गया है, एक दिया गया है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और हर्ट्ज जो है इनका संबंध बच्चों किससे है, इनका तरंग से है। फिलहाल ध्वनि भी एक प्रकार की तरंग ही है, लेकिन हम ध्वनि को किस रूप में मापते हैं, हम डेसिबल के रूप में मापते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपके जो विकल्प गलत हो जाने हैं वो आप देखिएगा डायरेक्ट ही, ए भी गलत हो जाता है, सी भी गलत हो जाता है, डी भी गलत हो जाता है। ध्वनि की तीव्रता को नापने का जो मात्रक है वो आपका डेसिबल है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। ये बहुत ही ज्यादा खास क्वेश्चन है बच्चों।
चिपको आंदोलन तो आप डीपली पढ़ लेना एक दिन, उसी से जो है आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और ये बात आप बच्चों बिल्कुल मानकर चलना, अंतरराष्ट्रीय जो सम्मेलन होते हैं पर्यावरण के, उनसे भी हमेशा क्वेश्चन आता है। और ये जो चिपको आंदोलन है, जब आप इसको डीपली पढ़ोगे तो आपको ये पता लगेगा, इससे भी हमेशा क्वेश्चन बनते ही हैं। तो फिलहाल आपसे ये नहीं पूछा गया कि चिपको आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणे के द्वारा चलाया गया था, उत्तराखंड से चलाया गया था, पेड़ पौधे वनों की रक्षा के लिए चलाया गया था। तो फिलहाल आपको ईयर बताना है, कौन से ईयर के अंदर चिपको आंदोलन चलाया गया था। आपके पास एक विकल्प है 1970, एक विकल्प 1971 है, एक 1972 है, एक आपको डी दिया गया 1974। चिपको आंदोलन कौन से वर्ष प्रारंभ किया गया था? तेजी के साथ बताइएगा सभी बच्चे। तो यहां पर आपके 4 विकल्प हैं बच्चों, बात करते हैं सही विकल्प की। ये बी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है, डी भी गलत है। यहां पर 1970 आपका पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? सही हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। एस्बेस्टस क्या है? ये एस्बेस्टस क्या है? एक आपको दिया गया धातु खनिज, एक अधातु खनिज, एक उपरोक्त दोनों, एक आपको दिया गया इनमें से कोई नहीं। चलिए तेजी के साथ बताइएगा। एस्बेस्टस जो तत्व है वो बच्चों खनिज की कैटेगरी में आएगा। और किस प्रकार का ये खनिज का मतलब होता है बच्चों खान से जो खोद कर निकाला गया है। तो खान से हम 2 प्रकार की चीजें निकालते हैं, एक निकालते हैं धातु, एक निकालते हैं अधातु। तो कुछ चीज ऐसी होती है जिनके अंदर धातु के गुण भी होते हैं और अधातु के गुण भी होते हैं, जिनको हम उपधातु बोलते हैं। तो आप लोगों को ये डिसाइड कर बताना है कि एस्बेस्टस धातु है, अधातु है, या फिर ये आपका उपधातु है। उपधातु का मतलब दोनों के लक्षण इसके अंदर पाए जाते हैं। चलिए तेजी के साथ आप लोगों को आंसर सबमिट कराना है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं सही विकल्प की। बहुत ज्यादा टाइम हम लोग नहीं लगाने वाले हैं। तो एस्बेस्टस एक ऐसा तत्व है जो खुदाई से मिलता है, लेकिन ये पूर्ण रूप से आपका क्या खनिज तो है लेकिन धातु नहीं है, यानी कि ए आपका गलत हो जाता है। जब ए गलत हो जाता है तो सी भी आपका गलत हो जाता है। और खनन है, खनिज है, तो यानी कि डी भी आपका गलत हो जाता है। तो हम डायरेक्टली बात करते हैं सही विकल्प की। यहाँ पर एस्बेस्टस की अगर हम बात करते हैं तो ये एक प्रकार का अधातु है। चलिए आई होप दैट आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर देखिएगा सभी बच्चे, जो जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के ईंधन होते हैं? तो बहुत अच्छी बात है कि जब आप किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो उसकी जो टेक्निकली हिंदी है उसको थोड़ा सा पकड़ कर चलिएगा, आप अपने आप कुछ क्वेश्चन के आंसर पर भी पहुंच सकते हो। तो जीवाश्म ईंधन कैसे ईंधन होते हैं? ये पुनर्जीवित होने वाले संसाधन है, कभी न समाप्त होने वाले संसाधन है। एक आपको दिया गया पुनः जीवित न होने वाले संसाधन है, एक आपको दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने अपने आंसर सबमिट कराने हैं। जीवाश्म ईंधन की यदि बच्चों हम बात करते हैं तो जीवाश्म ईंधन किस प्रकार का ईंधन है? दोबारा से हम इनको रीयूज कर सकते हैं, या ये कंटिन्यूसली इस्तेमाल होने वाले हैं, कभी खत्म नहीं होंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं ये एक बार यूज होने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं, या फिर डी आपका यहां पर सही है, निम्नलिखित में से कोई नहीं। चलिए सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग सही विकल्प के बारे में। चलिए थोड़ा सा इशू था लेकिन क्लास को कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ है, तो हम बात करते हैं सही विकल्प की। ठीक है, पुनर्जीवित होने वाले संसाधन नहीं है, ये बात आपकी गलत है। कभी न समाप्त होने वाले संसाधन है, ये भी आपके गलत है। ये पुनः जीवित न होने वाले संसाधन है। यदि आप पेट्रोल को एक बार खर्च कर लेते हो तो दोबारा उसका आप किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये वाली बात आपकी सी विकल्प वाली सही है बच्चों। बाकी आपके सभी विकल्प यहाँ पर गलत है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। कार्बनिक पदार्थों में निहित ऊर्जा क्या कहलाती है? जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं बच्चों, उनके अंदर जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में होती है, उसको क्या कहा जाता है? एक आपको दिया गया भूतापीय ऊर्जा, एक आपको कहा गया है बायोमास ऊर्जा, एक सी विकल्प यहाँ पर गिवन है तापीय ऊर्जा, और एक डी भी आपका गिवन है पवन ऊर्जा। कार्बनिक पदार्थों के अंदर जो एनर्जी होती है
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, एक तापीय ऊर्जा है, एक आपका पवन ऊर्जा है। चलिए, अरे सभी बच्चों को तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराने हैं, लाइव चैट बॉक्स में जाना है, अपने आंसर सबमिट कराइएगा। जो बच्चे आज की क्लास में पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी बच्चों को ईमानदारी के साथ हमारा जो चैनल है साई कोचिंग लाइव, इसको सब्सक्राइब कर लेना है और अपना जो अतुल्य सहयोग है वो हम लोगों को प्रदान करना है। अपने रिलेटिव, अपने दोस्तों तक इन वीडियो को शेयर करना है और उनसे आप लोगों को चैनल भी सब्सक्राइब करा लेना है। आपका सहयोग ही हमारे लिए एक मोटिवेशन का कार्य करता है। बाकी यूट्यूब से हम लोगों को किसी भी प्रकार की कोई रिवेन्यू जनरेट नहीं होती है, ये मात्र एक सहयोग है सभी स्टूडेंट को कि दूर से भी आपको शाम के समय कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस के रूप में क्लास चलाई जा सके। चलिए बच्चों, राइट आंसर देखिएगा सभी बच्चे। ए विकल्प आपका यहाँ पर गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोमास बोलते हैं। चलिए, आई होप दैट आपको क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर हुआ होगा बच्चों। अब बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। देखिएगा सभी बच्चे, वर्मी कंपोस्टिंग में निम्नलिखित में से कौन मुख्य भूमिका अदा करता है। वर्मी कंपोस्टिंग से हम जैविक खाद बनाते हैं, तो उस जैविक खाद को बनाने में मुख्य रूप से किसकी मदद ली जाती है बच्चों। एक आपको दिया गया है पादप, एक दिया है जंतुओं का गोबर, एक आपको सी है केंचुआ, एक आपको डी दिया गया है गैस। चलिए, आप लोगों को ये बताना है सबसे मुख्य भूमिका इन 4 विकल्प में से 3 की है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं सभी की भूमिका है, लेकिन यहाँ पर हमें बताना है जो सबसे मुख्य भूमिका है वर्मी कंपोस्ट बनाने में। अगर वर्मी कंपोस्ट आप हिंदी में ट्रांसलेट कर लोगे तो आपकी समस्या अपने आप ही खत्म हो जानी है, आपको बिना पढ़े ही क्वेश्चन का आंसर पता लग जाना है। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन जिस फॉर्म में आया है उसी फॉर्म में हम लोगों को आंसर देना होगा। वर्मी कंपोस्ट की अगर बात करते हैं तो उसमें मेन जो भूमिका है वो किसकी होती है बच्चों। पादप यहाँ पर आपका गलत है, गोबर आपका गलत है, गैस भी आपका गलत है। जो केंचुआ है उसकी सबसे मुख्य भूमिका होती है वर्मी कंपोस्ट, यानी कि केंचुए की सहायता से बनाई जाने वाली जैविक खाद। चलिए, बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 की। भारतीय गैंडा कहाँ सुरक्षित है। भारत में जो गैंडे हैं उनके संरक्षण के लिए जो अभयारण्य बनाए गए हैं उनमें से सबसे मुख्य अभयारण्य आपको यहाँ पर 4 में से एक विकल्प के अंदर दिया गया है, वही आप लोगों को फाइंड कर लेना है, वही आपका आंसर होने वाला है। भारतीय गैंडे कहाँ सुरक्षित है, गिर नेशनल पार्क गुजरात में, कान्हा किसली पार्क में, बेतला नेशनल पार्क में, या फिर काजीरंगा नेशनल पार्क में। आपके पास बच्चों 4 विकल्प हैं। भारतीय गैंडा कहां पर सुरक्षित रखा गया है, भारत का ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जिसके अंदर भारतीय गैंडे को सुरक्षित रखा जाता है। चलिए, 4 विकल्प हैं, इससे आसान क्वेश्चन आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। चलिए बच्चों, बात करते हैं सही विकल्प की हम लोग। यहाँ पर ए आपका गलत है, बी भी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है। यदि भारतीय गैंडे की बात करते हैं तो बच्चों काजीरंगा नेशनल पार्क असम में इसको सुरक्षित रखा गया है। यदि पूरा आपको बताना पड़ जाए तो जोरहट असम आप लोगों को यहाँ पर बताना है। काजीरंगा नेशनल पार्क जोरहट असम के अंदर है और ये मुख्य रूप से किसके संरक्षण के लिए है, भारतीय गैंडा के लिए संरक्षण का कार्य करता है। बात कर लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए बढ़ते हैं, हम डिस्प्ले को आगे बढ़ाते हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहां पर अवस्थित है का मतलब ये कौन से राज्य के अंदर है। उड़ीसा एक आपके पास विकल्प है, एक विकल्प आपके पास बच्चों छत्तीसगढ़ भी है, एक सी बिहार भी है, एक डी आपका पास झारखंड भी है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहां अवस्थित है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहां पर अवस्थित है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को बताना है बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहां अवस्थित है। तेजी के साथ बताइएगा सभी बच्चे आंसर। अरे भाई इतना टाइम नहीं लगाना है बच्चों। तो ए आपका यहां पर पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका गलत है, बी भी आपका गलत है, पहले 3 विकल्प यहां पर गलत है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है बच्चों, ये आपका झारखंड में है। ये आप सभी को ध्यान रख लेना है। जो ट्रेंड वाले क्वेश्चन हैं आजकल उनको थोड़ा सा हटा दिया गया है। ऐसे अभ्यारण्य जिन पर हम लोगों का ध्यान नहीं होता है आजकल परीक्षाओं के अंदर ऐसे ही आ रहे हैं। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान बहुत कम रेयर केस में पेपर में पूछा जाता था, लेकिन आज की डेट में बहुत बार क्वेश्चन में आ रहा है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की।
झारखंड के किस जिले में पक्षी अभ्यारण्य अवस्थित है? अगर पक्षियों के अभ्यारण्य की बात करते हैं तो बच्चों इंडिया के अंदर इनकी संख्या बहुत कम है। एक पक्षी अभ्यारण्य आपका, देखो जैसे जैसे वायु में प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है, जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ रहा है, तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव पक्षियों पर पड़ रहा है। पेड़ पौधे, जंतु और पक्षियों, यदि हम तीनों में कंपेयर करते हैं तो सबसे तेजी के साथ किसकी संख्या घट रही है? पक्षियों की संख्या घट रही है। लेकिन पक्षियों को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने अलग अलग राज्यों में कुछ अभ्यारण्य बनाए हैं। तो झारखंड के अंदर वो कौन सा अभ्यारण्य है जो केवल पक्षियों के लिए है, ये आपको बता देना है। ए विकल्प बच्चों आपका है कोडरमा। ये चारों ही अभ्यारण्य बच्चों आपके झारखंड के हैं, लेकिन पक्षी वाला अभ्यारण्य आपको बता देना है। पहला विकल्प था कोडरमा, एक आपको दिया गया जमशेदपुर, एक दिया गया साहेबगंज, एक डी आपको यहां दिया गया दुमका। चलिए चलिए तेजी के साथ आप लोगों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। झारखंड के किस जिले में पक्षी अभ्यारण्य है? इतना ज़्यादा टाइम मैं आपको दे चुका हूं, उसके बाद भी कुछ बच्चे आंसर सबमिट नहीं करा रहे हैं, तो बहुत गलत बात है। चलिए सही विकल्प की अगर हम बात करते हैं बच्चों, ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है। झारखंड में जो पक्षी अभ्यारण्य है वह कहाँ पर है बच्चों? वो साहिबगंज में है। सी यहाँ पर आपका सही विकल्प है। क्लास को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। नाट लिटी सीधे किस पर निर्भर होते हैं? जनसंख्या की जन्म दर पर, जनसंख्या की मृत्यु दर पर। एक आपको सी दिया गया, ए ब दोनों। एक बच्चों यहाँ पर डी भी आपको दिया गया, निम्नलिखित में से कोई नहीं। चलिए चलिए तेजी के साथ आप सभी को अब अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। नाट लिटी सीधे किस पर निर्भर होते हैं? चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। बहुत ज़्यादा टाइम हमको इसमें नहीं लेना है। नाट लिटी सीधे किस पर निर्भर होते हैं? थोड़ा सा जब जनसंख्या के बारे में पढ़ोगे तो आपको टेक्निकली नाट लिटी का मीनिंग भी समझ में आ जाएगा। चलिए बात करते हैं सही विकल्प की बच्चों। बी भी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है, डी भी गलत है। नाट लिटी सीधे किस पर निर्भर होते हैं? जनसंख्या की जो जन्म दर है उसके ऊपर निर्भर होते हैं, इसलिए यहाँ पर 21 का जो राइट विकल्प होगा वो आपका ए हो जाना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। एड्स का जो संचरण होता है, यदि कोई व्यक्ति HIV वायरस से पीड़ित है, एड्स बीमारी से पीड़ित है, तो उस रोग का संचरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर उसका जो ट्रांसमिशन है वो किसके माध्यम से हो सकता है बच्चों? एक आपको दिया गया हाथ मिलाने से, एक आपको दिया गया असुरक्षित यौन संबंध से, एक आपको दिया गया रक्त ट्रांसफ्यूजन से, एक आपको डी भी यहाँ पर दिया गया है ब व से, यानी कि बी और सी दोनों। चलिए तेजी के साथ आप लोगों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। अगर हम HIV वायरस की बात करते हैं, एड्स बीमारी की बात करते हैं, तो इसका संचरण किस माध्यम से संभव है? आपके पास 3 विकल्प है। हाथ मिलाना, असुरक्षित यौन संबंध, एक दिया गया है रक्त, और एक डी दिया गया है बी व सी दोनों। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सही विकल्प की बच्चों। ए आपका पूर्ण रूप से यहाँ पर क्या है? गलत है। असुरक्षित यौन संबंध के कारण भी एड्स का ट्रांसमिशन हो सकता है। एक रक्त की वजह से भी, अगर हम एक व्यक्ति HIV से पीड़ित है, उसका ब्लड किसी दूसरे व्यक्ति को चढ़ा देते हैं, तो उसके कारण भी एड्स का संचरण हो सकता है। तो बी और सी यहाँ पर आपके दोनों ही क्या है? सही आंसर है। अब हम लोग बढ़ते हैं, अपनी क्लास को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्व जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? पूरी दुनिया के अंदर विश्व जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? एक आपको दिया गया 23 नवंबर, एक आपको दिया गया 23 मई, एक आपको दिया गया 5 जून, एक आपको दिया गया 8 मार्च। 23 नवंबर, 23 मई, 5 जून, एक आपको दिया गया 8 मार्च। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। विश्व जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? चलिए चलिए बात करते हैं यहाँ पर सही विकल्प की, क्योंकि इतने छोटे क्वेश्चन के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा समय वेस्ट नहीं कर सकते। सीधे आंसर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ए आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका गलत है और डी भी आपका गलत है। 23 में ही बच्चों आपका यहाँ पर क्या है? पूर्ण रूप से सही आंसर होने वाला है। चलिएगा बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। जैविक संसाधन में किसको सम्मिलित नहीं किया जाएगा? आपके पास 4 विकल्प है।
इन 4 में से 3 हमारे जैविक संसाधन हैं। एक विकल्प ऐसा है जिसको हम जैविक संसाधन नहीं मान सकते हैं, तो वो विकल्प आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा बच्चों विकल्प की तरफ, ऑप्शन की तरफ, 1 जीव जंतु, एक सी आपको दिया गया है चारागाह, एक आपको डी दिया गया है खनिज। जैविक संसाधन आपके इनमें से 3 हैं, एक ऐसा है जो जैविक संसाधन नहीं है, उसी को आप लोगों को फाइंड आउट कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं बच्चों आंसर की तरफ। अगर मैं जैविक संसाधन की बात करूं तो बच्चों वन भी जैविक संसाधन है, जीव जंतु भी जैविक संसाधन है, चारागाह भी जैविक संसाधन है। ये सभी हम लोगों को जीवों से प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं डी की, तो खनिज खुदाई से प्राप्त होते हैं, इनका जैविक संसाधन से कोई संबंध नहीं है। तो अब आप लोगों का जो राइट आंसर है बच्चों, वो ए नहीं होना है, न ही बी होना है, न ही सी होना है। तो निगेटिवली ट्रू की यदि हम लोग बात करते हैं तो खनिज आपका यहाँ पर राइट आंसर है। कारण ये है जो खनिज है वो खुदाई से प्राप्त होते हैं, किसी जीव से प्राप्त नहीं होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वो जैविक संसाधन नहीं है। जो चीज पेड़ पौधे और जंतुओं से प्राप्त होती है उसको हम जैविक संसाधन बोल सकते हैं। पर्यावरण जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग है, ये जो डेफिनेशन है वो किसकी है? पर्यावरण जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग है। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? एक आपको दिया गया है पी सोरोकिन, एक फिटिंग आपको दिया गया है, एक सैंपल दिया गया है, एक दीक्षित दिया गया है। आपको 4 पर्यावरणवादी वैज्ञानिकों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन एक ही यहाँ पर आपका ट्रू है जिसके द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है। वही आप लोगों को तेजी के साथ लाइव चैट बॉक्स में सबमिट कराना है। पर्यावरण जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग है, ये कथन किसका है? पी सोरोकिन का है, फिटिंग का है, सैंपल का है और दीक्षित का है। चलिए बात कर लेते हैं सही विकल्प की बच्चों। ए आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका गलत है, डी भी गलत है, यहाँ पर बी आपका पूर्ण रूप से सही है। ये डेफिनेशन किस वैज्ञानिक की दी गई है? पर्यावरणवादी की दी गई है, फिटिंग की है। तो ये आपका बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 की। उत्खनन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि बच्चों हम किसी स्थान पर मिट्टी को खोदते हैं या मिट्टी का खनन करते हैं, उत्खनन करते हैं, मिट्टी में खुदाई करते हैं, तो उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है? एक आपको दिया गया वन संपदा नष्ट हो जाती है, एक आपको दिया गया वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है, एक आपको दिया गया ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है, एक आपको दिया गया उपयुक्त सभी क्रियाएं हो सकती हैं या होती हैं। उत्खनन यानी कि जब हम किसी स्थान पर मिट्टी की खुदाई करते हैं तो उसका सीधा प्रत्यक्ष जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा किसके ऊपर पड़ता है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। चलिए तेजी के साथ आप लोगों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। आई होप दैट आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा और प्रत्येक विद्यार्थी को तेजी के साथ क्वेश्चन को पढ़ना है, साथ ही साथ ऑप्शन को भी समझ लेना है और फास्टली आप लोगों को एक हैबिट बनानी है आंसर देने की। चलिए बच्चों बात करते हैं यहाँ पर हम सही विकल्प की। देखिएगा सही विकल्प आपका डी यहाँ पर बच्चों गलत है, सी भी आपका गलत है, बी भी गलत है। यदि हम किसी मिट्टी का उत्खनन करते हैं तो उस क्षेत्र में वनों की कोई संभावना नहीं होगी और ऑलरेडी जो वन है उनको भी काट दिया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो किसको होता है बच्चों? वन संपदा नष्ट हो जाती है, जो वन है वो आपके काट दिए जाते हैं, तत्पश्चात ही खुदाई का कार्य प्रारंभ किया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। औद्योगिकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तेजी के साथ जो फैक्ट्री प्लांट्स बढ़ रहे हैं उसका पर्यावरण पर बच्चों क्या प्रभाव पड़ रहा है? एक है वायु प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, एक है ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, एक है आपका जल प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, एक डी आपको दिया गया उपयुक्त सभी प्रदूषणों में वृद्धि हो रही है। किसी स्थान पर यदि औद्योगिकरण बढ़ जाता है, किसी शहर में, किसी गाँव में या किसी स्थान पर जब इंडस्ट्री एरिया बढ़ जाता है तो उसका जो इफेक्ट है हमारे पर्यावरण पर डायरेक्टली पड़ता है। लेकिन पर्यावरण पर भी कौन सा इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है? वायु प्रदूषण का, जल प्रदूषण का, या फिर यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण भी हम एक ऑप्शन ले सकते हैं। चलिए तेजी के साथ बताइएगा सभी बच्चे आंसर। तो बच्चों मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, वायु पर तो पड़ना ही है कि जो चिमनी है उनसे निकलने वाला जो गंदा जहरीला धुआं है वो उस जगह का जो एयर पोल्यूशन है उसको वो इंक्रीज आपका करना ही करना है। एक आपका साउंड में भी वृद्धि हो जाएगी क्योंकि मशीनें हमेशा साउंड क्रिएट करती है,
वाहन हमेशा साउंड क्रिएट करते हैं। जो कॉमर्शियल एरिया होता है उनका जो ध्वनि प्रदूषण है या ध्वनि की अगर हम बात करते हैं तो वो भी अबव 65 डेसिबल होता है, तो आपका बी भी यहाँ पर सही है। और फैक्ट्रियों से आने वाला जो गंदा पानी है वो जल प्रदूषण का कार्य भी करता है। इसका मतलब यहाँ तीनों ही बात सही है। तो औद्योगिकरण जब पर्यावरण पर इफेक्ट डालता है तो वो तीनों के ऊपर डालता है, तो हम कह सकते हैं कि उपयुक्त सभी प्रदूषणों में वृद्धि हो जाती है। चलिए आगे बात बढ़ाओ क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, निम्नांकित में से कौन सा अक्षय संसाधन नहीं है। देखिए अक्षय संसाधन की अगर हम बात करते हैं तो प्रकृति के द्वारा प्रोवाइड किया जाने वाला जो नेचुरल सोर्सेज है एनर्जी का, वो आप लोगों के पास कौन सा है। तो ऊर्जा के जो स्रोत हैं इनमें से 3 है, लेकिन एक ऐसा है जो नेचुरल एनर्जी का सोर्सेज नहीं है, वही आप लोगों को यहाँ पर बताना है। एक आपको दिया गया है बच्चों जल, एक आपको दिया गया है वायु, एक आपको दिया गया है सौर ऊर्जा, एक आपको दिया गया खनिज। खनिज में स्पष्ट नहीं किया गया है कि हम लोग किसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी खनिज को कंबाइंड रूप से दिया है। और एक आपको दिया गया है सौर ऊर्जा, एक आपको दिया गया है वायु, एक आपको दिया गया है जल। चलिए भाई बच्चों बात कर लेते हैं सही आंसर की। निम्नांकित में से कौन सा अक्षय संसाधन नहीं है। आपका ए सही है, क्योंकि पानी से भी बिजली बनाई जाती है, पवन से भी बिजली बनाई जाती है और सूर्य से भी हम लोग बिजली बना सकते हैं, लेकिन हम लोहे आदि से कोई बिजली नहीं बना सकते हैं। तो डी आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, गलत। तो अब हम बात करते हैं नेगेटिवली ट्रू आंसर की। तो बच्चों आपका डी सही है, यहाँ पर आपको डी आंसर देना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। पानी का सर्वाधिक उपयोग पृथ्वी पर किस कार्य में होता है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर पानी मौजूद है। पृथ्वीवासी पानी का सर्वाधिक उपयोग किस रूप में करते हैं, पानी को पीने में या फिर आपका खेती में, एक आपको दिया गया उद्योगों में, एक आपको दिया गया इन सभी में। चलिए पानी का जो उपयोग है बच्चों होता तो सभी में है, लेकिन यहाँ पर एक शब्द आपको पढ़ लेना है, सर्वाधिक। पीने के लिए भी हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, खेती के लिए भी, उद्योग में भी पानी का इस्तेमाल होना है, यानी कि बात तो आपकी तीनों ही सही है। लेकिन फिलहाल बच्चों यहाँ पर आपको बताना है पानी का सर्वाधिक उपयोग। पानी का सर्वाधिक उपयोग, थोड़ा सा सेंस को समझिएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। जो बच्चे डी आंसर दे रहे हैं उनको ये भी तो समझ लेना है कि सर्वाधिक की बात की गई है। तो बात कर लेते हैं सही विकल्प की बच्चों। आपका ए गलत है, यदि ए गलत है तो फिर डी भी आपका गलत है, सी आपका गलत है। पानी का सर्वाधिक उपयोग हम खेती कार्य के लिए करते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए बढ़िएगा तेजी के साथ क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। खनिज पदार्थ जिन कच्ची धातुओं में मिलते हैं, देखिएगा जो खनिज पदार्थ हैं जो खुदाई में मिलते हैं वो जिन कच्ची धातुओं के रूप में मिलते हैं उन सभी को क्या कहा जाता है। अगर हम खुदाई करते हैं तो वहां से डायरेक्ट आपको आयरन नहीं मिलता है, कच्ची धातु के रूप में कुछ पदार्थ प्राप्त होते हैं, उनको क्या कहा जाता है। एक आपको दिया गया खनिज पदार्थ, एक आपको दिया गया अयस्क, एक दिया गया सैल चूर्ण, एक आपको दिया गया इनमें से कोई नहीं। खनिज पदार्थ जिन कच्ची अवस्थाओं में हम लोगों को प्राप्त होते हैं तो उन सभी धातुओं को क्या कहते हैं, कच्ची धातु को क्या कहा जाता है जो आपको खुदाई में मिलती है। बस इतना आपको ध्यान रख लेना है। चलिए बाकी सभी बातों को आप छोड़ देंगे। 4 सेकंड का आपके पास समय है बच्चों, उसी के अंदर आपको आंसर सबमिट करा देना है। खनिज पदार्थ जिन कच्ची धातुओं से हमको प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। खनिज पदार्थ, अयस्क, सैल चूर्ण या डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका गलत है, डी भी गलत है। अब आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा बच्चों वो होगा अयस्क। खनिज पदार्थ जिन कच्ची धातुओं के रूप में हमें मिलते हैं किसी भी खान से, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको अयस्क कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर। चलो आज की जो क्लास है बच्चों, मैं आपको बताया था कि जो कल की क्लास है वो आपकी लगभग 15 क्वेश्चन के बाद बंद कर दी गई थी। तो कल के जो क्वेश्चन बैलेंस थे 5-7 क्वेश्चन वो मेरे द्वारा इस क्लास के अंदर इंक्लूड कर दिए गए हैं। आई होप दैट आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं उन सभी को ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जो बच्चे क्लास को लेट अटेंड करते हैं उन सभी को 9 PM डेली लाइव आ जाना है। यदि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप सभी बच्चों को बेल आइकन को ऑन कर लेना है ताकि आप सभी के पास नोटिफिकेशन आ सके। और अधिकांश बच्चों के साथ आप लोगों को हमारी वीडियो को शेयर करना है, चैनल को ग्रो करने में थोड़ा सा सहयोग करना है। थैंक यू सो मच।
वॉचिंग आवर वीडियो। सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभरात्रि। और ऐसे बालक जो क्लास को एग्जिट करने वाले हैं उन सभी बच्चों को एक बार वंदे मातरम का भी जयकारा लगा देना है। चलिए बच्चों, शुभ रात्रि।